हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा जनन स्वास्थ्य चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इसकी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण की जो विधियाँ थी। देखिए इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसमें हमने जनसंख्या नियंत्रण की आपको बताई थी कि जनसंख्या नियंत्रण करने की बेसिकली 2 प्रमुख विधियाँ अपनाई जाती है, जिसमें आपने देखा था कि एक थी प्राकृतिक विधि और दूसरी कौन सी विधि थी, वो थी कृत्रिम विधि। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने प्राकृतिक विधियों के जितने भी प्रकार थे उसको हमने आपको करा दिया था। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कृत्रिम विधि, मतलब कोई भी बर्थ कंट्रोल की जो आर्टिफिशियल मेथड होती है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण करने की जो कृत्रिम विधि है, जिसको हम वैधानिक विधि कहते हैं, इसके अंतर्गत कई सारे प्रकार आते हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए कृत्रिम विधि है, वैधानिक विधियों में बेसिकली जो है कई सारी विधियां उपयोग में लाई जाती है। देखिए जिसमें सबसे पहली विधि है मुखीय निरोधक गोलियां। तो मुखीय निरोधक गोलियां जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मुख के द्वारा ली जाने वाली गोलियां, तो इन गोलियों इसके अंतर्गत कई सारी गोलियां या टेबलेट्स आएगी जिनको कि सामान्य रूप से मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा कोई भी जो यूट्रस या गर्भाशय में कोई भी यदि ओवम या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जाइगोट से यदि कोई भी एम्ब्रियो का विकास डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका गर्भपात हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसका अबॉर्शन हो जाएगा। तो देखिए मुख्य रूप से इसके अंतर्गत यदि हम देखें मुखीय निरोधक गोलियां, जिसको कि हम क्या कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पे जो मुखीय निरोधक गोलियां होती है इसको हम क्या कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए बेसिकली ये एक विशेष प्रकार के टेबलेट्स होते हैं जिनका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है बेसिकली। और जन्म नियंत्रण की यह बेसिकली जो विधि होती है यह एक सरल विधि होती है, क्योंकि इस विधि में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस विधि में बेसिकली जो गोलियां होती है या टेबलेट्स होती है, तो इन गोलियों में कुछ ऐसे हार्मोन्स उपयोग में लाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्सों का यूज करके इन गोलियों को तैयार किया जाता है जो अंड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भाधारण को रोकते हैं। मतलब गर्भाधारण को रोकने के लिए जो हार्मोन्स बेसिकली यूज किए जाते हैं उन हार्मोन्सों को मिला करके ही ये गोलियां या टेबलेट्स बनाई जाती है। तो ये एक सरल या सिंपल मेथड होती है जिसके द्वारा बेसिकली टेबलेट्स या हम ये कह सकते हैं गोलियों को शामिल किया जाता है और जिनका उपयोग करके गर्भाधारण से बचा जा सकता है। देखिए माला डी तथा एन ये 2 प्रमुख गोलियां हैं गर्भाधारण को रोकने के लिए। एक माला डी तथा इसके अलावा माला एन, ये दोनों गोलियां प्रमुख रूप से बाजार में प्रचलित होती हैं और आजकल इन्हीं गोलियों का सर्वाधिक मात्रा में जो है मार्केट में यूज किया जाता है। तो माला डी तथा एन बेसिकली ऐसी दवाइयां या टेबलेट्स है जिसको कि गर्भाधारण को रोकने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको जरूर ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यह हम ये कह सकते हैं ये जो टेबलेट्स या गोली होती है इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। इन हार्मोन्सों को ध्यान में रखते हुए ही यह टेबलेट्स या गोलियां बनाई जाती है जिनका उपयोग करके गर्भाधारण को रोका जा सकता है। तो बेसिकली मुखीय निरोधक गोलियों के अंतर्गत यह जो प्रोसेस है यह एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें खाली कोई भी टेबलेट्स या गोली होती है जिसको खा करके गर्भाधारण को रोका जा सकता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुखीय निरोधक गोलियों के अंतर्गत कई सारी टेबलेट्स आती है जिनका उपयोग करके गर्भाधारण को यानी कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है, तो कृत्रिम विधियों के अंतर्गत कई सारे प्रकार आते हैं। तो देखिए पहला प्रकार था मुखीय निरोधक गोलियां। अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना। मतलब शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन को रोकना यह तो दूसरी मेथड है, लेकिन इस दूसरी मेथड के अंतर्गत यानी शुक्राणु व अंडाणु को हम कैसे निषेचन से रोक सकते हैं, तो इसके लिए कई सारी विधियां अपनाई जाती है। देखिए जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस कौन सी है, ट्यूबेक्टोमी। बेसिकली ट्यूबेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो यह स्त्रियों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होती है। तो ट्यूबेक्टोमी जो होती है यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक या टेक्निक होती है और इस तकनीक का या हम ये कह सकते हैं कि इस टेक्निक का यूज करके कोई भी स्त्री जो है गर्भाधारण से बच सकती है। अब देखिए इस टेक्निक के अंतर्गत किया क्या जाता है, तो कोई भी मान लीजिए फीमेल है
उसके अंदर जो अंडवाहिनी नलिका होती है जिसको आप लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हो। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि कोई भी स्त्री की फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो यूट्रस की संरचना होती है, यूट्रस की संरचना यानी कि गर्भाशय की संरचना के ऊपर आपने क्या देखा कि जैसे ही गर्भाशय की संरचना खत्म होती है वैसे ही यहाँ से अंडवाहिनी का मार्ग स्टार्ट हो जाता है। तो ये बताइए कि जब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है यानी कि अंडवाहिनी नलिका है, अब चूंकि अंडवाहिनी नलिका जो होती है वो किससे अटैच रहती है, वो अटैच रहती है ओवरी या अंडाशय से। अब आप यहाँ पे सिंपल मेथड के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई भी ओवरी या अंडाशय है। अब देखिए ओवरी या अंडाशय के अंदर क्या बनता है, ओवम बनते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है यानी कि अंडाणु बनता है। तो ओवरी के अंदर क्या बन गया, ओवम बन गया। अब जब ओवरी के अंदर ओवम बनता है तो मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और 14वें दिन जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है वैसे ही अंडाशय के अंदर की जो ग्राफियन पुटिका होती है वो फट जाती है। और ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद जो अंडाणु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और अंडाणु बाहर निकल के सबसे पहले कहाँ आते हैं, तो अंडवाहिनी का जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है, यानी जो अंडवाहिनी का पहला भाग होता है वो होता है इनफंडिबुलम भाग, जिसको कि हम झील नुमा भाग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें एक झालर रूपी संरचना होती है जो सबसे पहले ओवम को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सबसे पहले कुल मिलाकर के जो ओवम बना वो कहां गया, अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम वाले भाग में गया। और जैसे ही इनफंडिबुलम वाले भाग में जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ओवम जो मान लीजिए यहां पे पहुंच गया है। अब इनफंडिबुलम भाग में यहां पे देख लीजिए जो ओवम है वो पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे ओवम क्या करेगा, गति करेगा और कहां पहुंचेगा, थोड़ा आगे आएगा। अब जैसे ही ओवम आगे आएगा तो इस्थमस वाले भाग में पहुंचेगा और एम्पुला वाले भाग में पहुंचेगा। तो अब मान लीजिए चूंकि अंडवाहिनी के थ्रू ही कोई भी ओवम जो है कहां आता है, धीरे धीरे निषेचन के बाद गर्भाशय में आता है। अब यदि यहां से मान लीजिए हम अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काट दें, अब इस फैलोपियन नाल या अंडवाहिनी नलिका को काट करके यदि यहाँ पे बांध देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अब इस अंडवाहिनी नलिका को काट करके जब बांध देंगे तो चूंकि अंडवाहिनी जब नलिका को बांध देंगे तो ओवम जो है आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओवम यदि आगे आना भी चाहेगा तो यहाँ पे मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया गया है। तो इसके आगे जो है किसी भी प्रकार से ओवम नहीं आ पाएंगे। तो जब फैलोपियन नलिका के आगे ही नहीं आ पाएंगे आगे नहीं आ पाएंगे ओवम, तो इनमें निषेचन तो हो ही नहीं सकता है। तो जब निषेचन नहीं होगा तो इस प्रकार से जाइगोट भी नहीं बनेगा। और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो आपको पता है कि जाइगोट से ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और फिर एम्ब्रियो जो है वो 9 महीने में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, किसमें, एक शिशु के रूप में। तो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस में क्या है यहाँ पे कि यदि किसी भी महिला की अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है जिस कारण से शुक्राणु अंडाणु से आपस में नहीं मिल पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो अंडाणु होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और इस प्रकार से गर्भाधारण नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर के जो ट्यूबेक्टोमी विधि होती है यह स्त्रियों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होती है और यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है। इस टेक्निक के माध्यम से कोई भी स्त्री की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिस कारण से ओवम आगे गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में नहीं आ पाते हैं और किसी प्रकार से गर्भाधारण नहीं हो पाता है। बेसिकली इस विधि को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको आप लोगों ने ग्रामीण भाषाओं में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं महिला नसबंदी। तो यह जो ट्यूबेक्टोमी होती है इसी को हम महिला नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधि में सिंपल सा मेथड है कि जो स्त्री की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु आगे नहीं आ पाएंगे गर्भाशय में और गर्भाधारण नहीं हो पाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी विधि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए जो दूसरी प्रोसेस है वो है बैसेक्टोमी। देखिए बैसेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो यह जो प्रोसेस होती है यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। जैसे ट्यूबेक्टोमी है सेम उसी तरह की प्रोसेस होती है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ट्यूबेक्टोमी जो है महिलाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है, लेकिन बैसेक्टोमी जो होती है वह यह पुरुषों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होती है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही विधियाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाती हैं। तो जो बैसेक्टोमी होती है यह भी परिवार नियोजन या हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है।
और बेसिकली यह विधि जो है पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है, कोई भी जो पुरुष है उसकी जो शुक्राणु नलिका होती है, शुक्राणु नलिका जिसको कि आप इंग्लिश के अंदर वाश डिफरेंस भी कहते हैं, तो शुक्राणु नलिका या वाश डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। अब जब शुक्राणु नलिका या वाश डिफरेंस को ही काट करके बांध दिया जाएगा तो शुक्राणु स्खलन के समय आगे आ ही नहीं पाएंगे। तो स्खलन के समय शुक्राणु जब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आपस में निषेचन तो हो ही नहीं सकता। तो जब निषेचन नहीं होगा तो आपस में जाइगोट या किसी प्रकार से भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा मतलब गर्भाधारण नहीं हो पाएगा और इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैसेक्टोमी जिसको कि हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक संरचना है जो कि लगभग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलती जुलती है। तो जो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें आपको थोड़े से भाग के ही डायग्राम बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली वाश डिफरेंस का मतलब है। तो वाश डिफरेंस जो होती है, वाश डिफरेंस को हम कहते हैं शुक्राणु नलिका। तो ये मान लीजिए क्या है, वाश डिफरेंस। अब वाश डिफरेंस के माध्यम से जैसे ही स्खलन होगा तो अब ये वाली जो संरचना ये है पेनिस या शिश्न की संरचना। तो पेनिस जो है, पेनिस अटैच रहता है किससे, वाश डिफरेंस से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीर्य का निर्माण होता है तो लगभग 70% वीर्य का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है। और शुक्राशय के बाद जो 25 से 30% वीर्य बचता है उसका निर्माण कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसमें भी 25 से 30% मात्रा में वीर्य सेमन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्टिस है, दोनों साइड जो आपको संरचना दिख रही है ये टेस्टिस की संरचना है। अब आपको पता है कि जो मानव में टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो कोई भी वृषण जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो वृषण कोश के द्वारा बेसिकली जो वृषण होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हमने आपको बताया था जब मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम बनाया था तो वहां पे आप लोग क्या देखे थे कि जो टेस्टिस होती है यानी जो वृषण होता है वो वृषण कोश से एक संरचना के थ्रू जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गोबर नेकुलम कहते हैं। आपको याद होगा गोबर नेकुलम एक संरचना होती है, इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा कोई भी टेस्टिस जो होता है वो वृषण कोश से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। लेकिन एक चीज आप और देखे थे कि जो टेस्टिस है तो वो वृषण कोश से तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, गोबर नेकुलम नामक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। लेकिन जो वृषण कोश है, वृषण कोश जो होता है उदर गुहा से किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो एक और संरचना पाई जाती है जिसको आप लोगों को याद होगा बच्छड़ नाल कहते हैं। तो बच्छड़ नाल के द्वारा जो वृषण होता है वो उदर गुहा से जुड़ा होता है। जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश जो होता है वह उदर गुहा से बच्छड़ नाल के द्वारा जुड़ा होता है। और जो वृषण कोश से गोबर नेकुलम के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो वृषण होता है वो गोबर नेकुलम के द्वारा वृषण कोश से जुड़ा होता है और जो वृषण कोश होता है वो उदर गुहा से किसके थ्रू जुड़ा होता है, बच्छड़ नाल के द्वारा जुड़ा होता है। तो जैसे ही टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अब शुक्राणुओं में गति होगी तो शुक्राणु जाकर के शुक्राशय में जब वीर्य से मिल जाएंगे और जब वीर्य की संरचना जब आगे जाएगी जिसको हम वाश डिफरेंस या शुक्राणु नलिका कहते हैं तो उसके थ्रू ही कोई भी वीर्य जो है आगे की ओर बढ़ता है और पेनिस में पहुंचेगा। तो अब मान लीजिए यदि यहां से शुक्राणु नलिका यानी कि वाश डिफरेंस को ही काट दिया जाए और काट करके बांध देंगे तो शुक्राणु जो है आगे गति ही नहीं कर पाएंगे और शुक्राणु जो है स्खलन के समय आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब शुक्राणु स्खलन के समय बाहर निकल ही नहीं पाएंगे तो किसी भी प्रकार से ये फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से जब किसी प्रकार से जो शुक्राणु है वही बाहर नहीं आ पाएंगे तो अंडाणु से मिल ही नहीं पाएंगे और जब अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणुओं व अंडाणुओं के जो मिलने की प्रोसेस होती है इसी को तो हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो किसी प्रकार से अंडाणु व शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो वैसेक्टोमी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि पुरुषों की जो वाश डिफरेंस यानी कि शुक्राणु नलिका होती है इसको काट करके बांध दिया जाता है जिस कारण से गर्भाधारण नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के गर्भाधारण क्यों नहीं होता है तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये स्खलन के समय किसी भी फीमेल की वैजाइना यानी कि योनि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जब वैजाइना या योनि में जा ही नहीं पाएंगे तो ना ही ये गर्भाशय में पहुंचेंगे और ना ही ये किसी प्रकार से अंडवाहिनी नलिका में पहुंचेंगे। तो जब ये अंडवाहिनी नलिका में पहुंच ही नहीं पाएंगे तो निषेचन किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता है और जब निषेचन नहीं होगा तो किसी प्रकार से
से गर्भाधारण होने का कोई चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर के वैसेक्टोमी प्रोसेस के थ्रू भी हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरी प्रोसेस कौन सी थी? वैसेक्टोमी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको हम कहते हैं अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, या इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IUCD। इसका पूरा नाम भी आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो देखिए यहां पे आपको देखना है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, मतलब इस युक्ति का प्रयोग हम कहां करेंगे? गर्भाशय के अंदर करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? अंतर्गर्भाशयी युक्तियां। तो इस टेक्निक का उपयोग हम कहां करेंगे? गर्भाशय के अंदर करेंगे। थोड़ा सा यहां पे समझते हैं कि इस टेक्निक के अंतर्गत होता क्या है। तो देखिए बेसिकली इस विधि में क्या होता है कि एक प्लास्टिक की या इसके अलावा कॉपर या तांबे की तथा स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी एक वस्तु होती है, जिसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है तथा शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। सिंपल सा मेथड है दोस्तों। इस प्रोसेस में कोई भी, मान लीजिए यहां पे गर्भाशय की संरचना है, अब गर्भाशय के अंदर बेसिकली इस विधि में क्या होता है, कोई भी कॉपर या तांबा हम कह सकते हैं, तो कॉपर या तांबे की, इसके अलावा प्लास्टिक के अलावा किसकी? स्टेनलेस स्टील की कोई भी वस्तु होती है। अब इस वस्तु की कई सारी शेप हो सकती है, साइज कई सारी हो सकती है। तो एक बेसिकली जो फेमस यहाँ पे या हम ये कह सकते हैं कि जो काफी प्रचलित तरीका है वो होता है कॉपर टी, मतलब कॉपर की बनी एक जो वस्तु होती है वो टी आकार की होती है। तो कुछ इस प्रकार से एक वस्तु बनी होती है। तो आप पाएंगे यहाँ पे इस वस्तु में कि कॉपर की ये जो बनी वस्तु होती है, कुछ इस तरह से स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, और इस स्प्रिंग जैसी संरचना के अंदर ही इसकी आकृति भी कैसी होती है? टी आकार की होती है। तो ये जो पूरी की पूरी टी आकार की आकृति होती है ना, इसको आप यदि उल्टा कर देंगे तो आपको हूबहू टी आकार की संरचना दिखाई देगी। तो टी आकार की ये कोई भी वस्तु होती है। इसके अलावा आकार तो कई सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रचलित तरीका है वो टी आकार के कॉपर की जो नली होती है, या हम ये कह सकते हैं कॉपर की कोई भी वस्तु होती है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक या कॉपर की कोई भी वस्तु होती है। अब इस वस्तु को यहाँ पे आप यूट्रस की संरचना देख पा रहे हैं। यदि इस वस्तु को यहाँ पे गर्भाशय में रोपित कर दिया जाए, अब इस वस्तु को यदि हम यहाँ पे गर्भाशय में, आप बना सकते हैं डायग्राम यहाँ पे, तो ये जो कॉपर की वस्तु बनी है टी आकार की, इसको मान लीजिए यदि हम कहाँ स्थापित कर देते हैं? गर्भाशय के अंदर। तो जब हम गर्भाशय के अंदर स्थापित करेंगे तो अब क्या होगा? मान लीजिए किसी भी मेल और फीमेल के बीच में, यानी आपस में नर व मादा के बीच में संभोग की क्रिया होती है। संभोग की क्रिया, या जिसको सहवास की क्रिया भी आप कह सकते हो, या जिसको आप मैथुन क्रिया या कोपुलेशन क्रिया कहते हैं। तो देखिए कोपुलेशन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? मैथुन क्रिया में क्या होता है कि आपस में किसी भी मेल व फीमेल के जो लिंग होते हैं वो आपस में मिलते हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो जैसे ही जो मेल होता है, मेल का जो पेनिस या शिश्न होता है, उसके द्वारा इस स्खलन के समय वीर्य को योनि या वजाइना में महिला के छोड़ा जाता है। तो मान लीजिए जैसे ही पेनिस के द्वारा यहाँ पे शुक्राणुओं को छोड़ा गया, तो अब शुक्राणुओं की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है इतनी समय? तो योनि या वजाइना में है। अब जैसे ही वजाइना से इंटर करेंगे, तो देखिए गर्भाशय के अंदर जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि हमने यहाँ पे कॉपर टी लगा दिया, यानी एक कॉपर की बनी वस्तु लगा दी है, तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रीवा नाल होती है, मतलब जो ग्रीवा की रास्ता होती है, ग्रीवा नाल होती है, ये पूरी की पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है। तो जब यहाँ पे योनि या वजाइना में शुक्राणु तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये इंटर करना चाहेंगे गर्भाशय के अंदर, ये इंटर नहीं कर पाएंगे। और जब ये गर्भाशय के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे तो अंडवाहिनी में भी नहीं जा पाएंगे। तो जब अंडवाहिनी में नहीं जा पाएंगे तो किसी भी प्रकार से ओवम या अंडाणु से ये नहीं मिल पाएंगे। और जब ये ओवम या अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और निषेचन की क्रिया जब नहीं होगी तो इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे कि किसी प्रकार से जाइगोट या भ्रूण नहीं बनेगा, और इस प्रकार से गर्भाधारण भी नहीं होगा। तो IUCD यानी जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कोई भी कॉपर, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की बनी कोई भी वस्तु होती है, जिसको कि गर्भाशय के अंदर रोपित कर देते हैं, जिस कारण से इस स्खलन के समय जो शुक्राणु योनि या वजाइना में आते हैं वो गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं
कि यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है जिसको कि गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और यह शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। मतलब गर्भाशय की जो नलिका होती है जिसको हम ग्रीवा नाल कहते हैं, वहां पे प्रवेश करने से यह वस्तु जो होती है कॉपर या स्टेनलेस स्टील की, यह शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोक देती है और जब अंदर नहीं जाने देगी तो निषेचन नहीं होगा। अब इसके अलावा देखिए कॉपर युक्त जो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां होती है ये बेसिकली प्राथमिक रूप से शुक्राणु की गतिशीलता को बाधित करती हैं। मतलब शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी ये क्या कर देती हैं, कंट्रोल कर देती हैं, मतलब रोक देती हैं एक तरह से। अब जब ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को ही रोक देंगी, इस प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय में शुक्राणुनाशी का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो कॉपर, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की ये जो वस्तुएं होती है ये बेसिकली शुक्राणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करती है, इसीलिए इनको हम शुक्राणुनाशी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां होती है इसके अंतर्गत आपने क्या देखा कि कोई भी प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की वस्तु होती है जिसको कि मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जिस कारण से शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस प्रकार से गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो IUCD यानी कि अंतर्गर्भाशयी युक्तियों के माध्यम से भी गर्भधारण यानी कि बर्थ को कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है जो कि काफ़ी मात्रा में अपनाई भी जाती है। तो देखिए बेसिकली कंडोम या निरोध का उपयोग करके, जो कि बेसिकली स्पर्मनाशक क्रीम होते हैं एक तरह से इनको आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंडोम या निरोध जो होता है वो स्पर्मनाशक क्रीम की तरह कार्य करते हैं और इसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं तथा अंडाणुओं को मिलने से रोका जाता है। तो जब आपस में निरोध बीच में आ जाएगा जिस कारण से किसी भी प्रकार से यहाँ पे आपस में शुक्राणु व अंडाणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखनी है कि देखिए पहले जो है कंडोम का उपयोग केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आजकल मार्केट में कई सारे महिलाओं या हम कह सकते हैं स्त्रियों से संबंधित कंडोम का आविष्कार भी किया जा चुका है और मार्केट में लगभग अब धीरे धीरे उपलब्ध भी हो चुके हैं। तो कंडोम का उपयोग करके भी हद तक इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे कोई भी पेनिस या हम ये कह सकते हैं कोई भी पेनिस या सिस्टम में क्या होगा कि कंडोम का यूज किया जाएगा और इसके द्वारा जो भी स्पर्म निकलेंगे वो कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, वो निरोध या कंडोम्स के अंदर जो है स्थानांतरित हो जाएंगे, जिस कारण से वो अंडाणुओं से नहीं मिल पाएंगे और इस प्रकार से आपस में निषेचन नहीं होगा, ना ही गर्भाधारण होगा। तो कंडोम का उपयोग करके भी या निरोध का उपयोग करके भी जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। बेसिकली डायफ्राम तो एक बॉडी की संरचना भी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे डायफ्राम एक प्रोसेस है, इसको आपको देखना है। तो डायफ्राम जो होती है ये बेसिकली एक रबर की बनी नलिका रूपी संरचना होती है, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी इनवलप या आवरण होता है इसका, जिसके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग लगी होती है और इसे योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह भी निषेचन को रोकने का काम करता है। कुल मिलाकर के ये जो डायफ्राम होता है ये IUCD से मिलती जुलती संरचना या प्रोसेस होती है। इस विधि में आपको क्या करना है यहाँ पे कि कोई भी जो प्रोसेस होती है या आप ये कह सकते हो कि जो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम में क्या देखना है आपको कि ये रबर या स्प्रिंग की बनी एक संरचना होती है। बेसिकली ये किसी भी लचीली धातु की बनी होती है जिसको कि योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है और इस प्रकार से योनि के अंदर शुक्राणु या वजाइना नहीं जा योनि के अंदर किसी प्रकार से शुक्राणु नहीं जा पाएंगे और आपस में उनमें निषेचन नहीं हो पाएगा। तो डायफ्राम में आपने क्या देखा कि यह भी एक तरह से स्प्रिंग रूपी संरचना होती है जो कि नलिका या लचीली धातुओं की बनी होती है जिसको कि योनि के अंदर सेट कर दिया जाता है जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है। तो डायफ्राम का यूज करके भी जनसंख्या कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक आखिरी प्रोसेस है चिकित्सीय गर्भ समापन। तो चिकित्सीय गर्भ समापन के अंतर्गत देखिए कैसे जो हम किसी भी गर्भाधारण को रोक सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम इंग्लिश के अंदर मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के लिए जो मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है, जो गर्भ समापन के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती है उसको हम मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTP भी कहते हैं। पेपर में आपसे कभी कभी MTP का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो MTP का पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP, या इसको हम हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। तो बेसिकली जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चिकित्सीय गर्भ समापन मतलब गर्भ को खत्म हम पूरी तरह से किसके थ्रू करेंगे? चिकित्सीय उपकरणों के माध्यम से करेंगे। तो बेसिकली ये एक वैधानिक रूप से एबॉर्शन या गर्भपात कराने की
यह जनसंख्या नियंत्रण करने की विधि होती है। लेकिन यदि बार बार कोई भी महिला गर्भपात या अबॉर्शन करवाती है तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक होता है, क्योंकि चिकित्सीय गर्भ समापन से कमजोरी भी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है और कई सारी शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है जो महिलाओं को घेर लेती है। और इसके द्वारा सरकार की तरफ से एक आयोग का भी गठन किया गया जिसको कि हम परिवार कल्याण आयोग कहते हैं, जिसके द्वारा सरकारी या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसके अंतर्गत चिकित्सीय उपकरण के द्वारा जो गर्भ समापन होता है या एबॉर्शन या जो गर्भपात होता है उसको फ्री में करने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो परिवार कल्याण आयोग है, इस आयोग के द्वारा जो चिकित्सालय हैं उनमें जो सरकारी चिकित्सालय हैं, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे फ्री में भी गर्भपात या एबॉर्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से चिकित्सीय गर्भ समापन के द्वारा भी बर्थ को कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।